दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ही ना मोदी को निपटा देगी, क्योंकि दिल्ली और यूपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मोदी के कंधे पर बंदूक रख के फायरिंग ये शख्स कर रहे हैं। इस वीडियो में यह बड़ा खुलासा आगे चल के होगा कि 2024 चुनाव पर हर एक फैसला, 2024 चुनाव में किसे क्या करना है, कितना करना है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये हर एक फैसला मोदी नहीं अमित शाह ले रहे हैं। आज मोदी जी का हाल धीरे धीरे लाल कृष्ण आडवाणी की तरह होता चला जा रहा है और अमित शाह नए नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। इसीलिए दिल्ली दरबार की लड़ाई में बड़ा सवाल है कि मोदी अगर जीतते हैं तो भी वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे, नहीं बन सकते। साथ में यह भी खुलासा इस वीडियो में होगा कि अगर कैसरगंज से बृजभूषण का टिकट कट जाता है, अगर टिकट बीजेपी काट देती है, ये जो संकट पैदा हुआ है ना, अगर मोदी शाह सही फैसला नहीं ले पाते हैं तो ये शख्स जयंत चौधरी बड़ा खेल यूपी में करने वाले हैं। आज का यह एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मिस ना करें, क्योंकि मैंने कहा ही कि बीजेपी ही बीजेपी को निपटाएगी, उसका खुलासा आगे होगा। तो सीधा वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी का रुख करते हैं। वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर आने के लिए। खबरें आ रही हैं कि यूपी और दिल्ली के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जिस यूपी से होकर के सदन तक पहुंचना होता है, उस यूपी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो रही है। क्या मोदी बनाम योगी है? आपके पास इंटेल क्या है? अदिति जी, मैं इसको योगी वर्सेस मोदी कहने के बजाय हु आफ्टर मोदी पे चला जाऊंगा। जब प्रधानमंत्री पहली बार जवाहरलाल नेहरू बने और फिर जवाहरलाल नेहरू की तबियत और बुढ़ापा आने के बाद लगातार ये सवाल उठता था कि हु आफ्टर नेहरू, और बाद में वो मुहावरा बन गया अंग्रेजी भाषा में कि नेहरू जी के बाद कौन। लेकिन तब से देश चल ही रहा है। आज भाजपा में अंदरूनी लड़ाई बहुत पीक पे छिड़ी हुई है कि मोदी जी के बाद कौन। मोदी जी के बाद अपना जन्मसिद्ध अधिकार, मोदी जी के बाद मैं ही बनूंगा करके अमित शाह लगे हुए हैं। लेकिन लगातार 80 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें लेने वाला प्रदेश और हिंदुत्व एक ध्वजवाहक, और उत्तर प्रदेश से ही ताला खुलता है दिल्ली के सिंहासन का। इसलिए योगी आदित्यनाथ क्लेमेंट है। राजनाथ सिंह भी सीनियर होने के नाते और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट में भी बड़े बड़े पोस्ट लिए हैं, वो भी एक दावेदार है, उनकी भी सुप्त इच्छा है। तो संघ के बैकिंग पे गडकरी जी भी बैठे हुए हैं कि यदि कल ऐसी स्थिति आ गई तो फिर गडकरी भी पीछे नहीं है, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं और ऐसे मंत्री हैं कि जो डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये उनका झगड़ा है, और खासकर अमित शाह वर्सेस योगी जी, ये अब झगड़ा पीक पे गया है। उम्मीदवारों का चयन मोदी जी ने किया, उसमें योगी जी के कई लोग दरकिनार किए गए। योगी जी की ठाकुर लॉबी कहीं ना कहीं इससे आहत है, और जो राजपूतों का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जोर पकड़ लिया, कहीं ना कहीं अमित शाह जी को लगता है कि ये जो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या योगी जी है। यही कारण है कि पहले 2 फेज के चुनाव के परसेंटेज ऑफ वोटिंग के बाद और जिस हिसाब से बीजेपी का मतदाता बाहर से नहीं निकला, इससे आहत होके कानपुर में एक मीटिंग ली और सीधा कार्यकर्ताओं से बात करना शुरू कर दिया। ना योगी को बुलाया, ना कोई अध्यक्ष को बुलाया, सबको साइड पर रखा और सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आप मेरे से बात करिए, छोड़ दीजिए बीच में सब लोग। तो क्या इनकी जगह क्या है? अगर 2024 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने, ये बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो चाहते नहीं हैं खुले तौर पर। क्या इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं? यकीनन 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 यकीनन। एक लॉबी योगी आदित्यनाथ को ये भी बोलती है कि यदि भाजपा 230-240 पे अड़क जाती है
अटक जाती है। तो ये मिली जुली सरकार मोदी जी नहीं चलाएंगे, मोदी जी के खिलाफ विद्रोह भी होगा, और यदि ये विद्रोह होता है तो फिर जो नाम सामने आएंगे उनमें एक कंटेंडर वो भी है। तो बीजेपी को क्या इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें मिलेगी, सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी का एक समय था जब वो कहते थे कि हमारी लोकसभा की गिनती 100 से शुरू होती है, 80 उत्तर प्रदेश की और 26 गुजरात की। ये तो हमारी कई नहीं गिनी। और पहले 2014 में 72 सीट मिली, एक ऐतिहासिक मैंडेट। उसके बाद जब पूरे देश ने मोदी जी को 80 और 303 पार किया, 300 पार किया, तब बीजेपी ने यूपी में डिप खाया 7-8 सीट का और 63 पे अटक गई। अब इस बार उनको फिर 80 के सपने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आप अपना पुराना आंकड़ा भी मेंटेन करेंगे कि पिछली बार जैसा 10 का झटका खाया तो इस बार 20 का झटका होने वाला है, क्या 40-40 होगा? क्योंकि इस बार उम्मीदवारों का चयन सीधा अमित शाह जी ने किया, अपने बलबूते पे किया, और जो लोगों को उन्होंने टिकट दिया, लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के कारण लोकल लोग भी नाराज हैं। दूसरी तरफ जाट इसलिए परेशान है क्योंकि किसान आंदोलन, फिर चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन जाटों का कहना है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न बहुत छोटी कीमत है, बहुत पहले मिल जाना चाहिए, एहसान नहीं किया आपने। लेकिन हमारी जाटों की बेटियों के साथ जिसने दुराचार किया, उस ब्रिजभूषण सिंह पे अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की पार्टी ने? ये एक बड़ा मेजर है। मैं बात बता दूं, मेरी कुछ नेताओं से बात हुई है, यदि आज शाम तक कैसरगंज का टिकट फाइनल होना है जहां ब्रिजभूषण सिंह का टिकट अटका हुआ है, यदि ब्रिजभूषण सिंह को टिकट दिया पार्टी ने तो जयंत चौधरी के पार्टी के कई लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। उनका ये कहना है कि जयंत चौधरी ने जब डील किया था बीजेपी में जाने की, तब उस डील में ये भी बात थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एक्शन होगी, और यदि ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डील तोड़ा है, तो फिर हम तो छोड़ जाएंगे, जयंत चौधरी का पता नहीं। लेकिन शायद उन्हें नहीं तो उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। सवाल यही है, यदि फिर उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, फिर बाहुबलियों की पत्नियां जब लड़ती हैं चुनाव, अब एक बाहुबली है धर्मेंद्र सिंह, वो जेल में थे, 7 साल की सजा हुई थी उनको, योगी के बड़े नजदीक माने जाते हैं, उनके पत्नी को टिकट दिया गया बीएसपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी से टिकट तो मिलना ही नहीं था, क्योंकि आला कमान योगी के अकाउंट में वो आते हैं, इसलिए उससे नाराज थे। और दिल्ली के कहने पे अरेस्ट हुए, दिल्ली के कहने पे जौनपुर से उनका जेल बदला बरेली के लिए निकले, लेकिन वो हाई कोर्ट से जमानत ले आए। यूपी पुलिस ने जमानत बहुत लड़ाई लड़ी नहीं जमानत के लिए, और जमानत होने दी। तो ये दिल्ली वर्सेस योगी, लेकिन दिल्ली वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं, सरकार और संगठन दोनों को पूर्ण रूप से अमित शाह जी का कब्जा हो गया है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है मोदी योगी की नहीं, बल्कि अमित शाह और योगी के बीच की लड़ाई है, और एक उत्तराधिकार कौन बनेगा आगे चल के उसकी लड़ाई है। दूसरी बात, यदि अब सवाल यह है कि यदि उसके बेटे को भी टिकट दिया जाता है तो फिर भाजपा विभिन्न बाहुबलियों के पत्नी को या किसी को खिलाफ जब बोलेंगे तो फिर ये चल जाता है क्या? फिर दाऊद इब्राहिम के बेटे को भी टिकट दे दो, उसने क्या गलती की? सवाल यह है। जैसा हाईकोर्ट ने कहा कि दाऊद इब्राहिम भी कल राजनीतिक दल खोलेगा तो करने देंगे क्या? तो सवाल यह है, दाऊद इब्राहिम का भी कल बेटा टिकट मांगेगा तो उसको दे दोगे क्या? तो उसके पिता को नहीं दिया तो उसको दिया, बात तो एक ही। टिकट तो परिवार में ही गया, परिवारवाद के खिलाफ है भी। उनके बेटे का ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी में कि जो उनको टिकट दिया जाए केसरगंज से? लेकिन अच्छा, ये भी कहा जाता है सर कि योगी कैबिनेट में कहीं ना कहीं मोदी जी के स्लीपर सेल्स हैं, वो काम करते हैं भयानक रूप से। खासकर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मौर्य साहब, जो जब बीच में हुंकार लगाते हैं
या कैबिनेट का बहिष्कार करते हैं, नाराजगी दिखाते हैं। ये कई बार ऐसे नौटंकी का मंचन यूपी कैबिनेट में हो चुका है। वो सब दिल्ली के आदेशों पे या दिल्ली पे इंस्ट्रक्शंस पे होता है। एक पाठक साहब है, दोनों नाव में पैर रखे हुए हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री। पूरी ब्यूरोक्रेसी स्प्लिट हुई है दोनों में। ठाकुर वर्सेस रेस्ट, ये युद्ध सभी लेवल पे चल रहा है, पत्रकारिता से लेके हर जगह पे। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। और जो चीज सवाल ये शायद है, बार बार नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में यदि कहते थे 272 275 तक मोदी जी सीट लेके आते बीजेपी अपने बलबूते पे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो 275 तभी आएंगे जब यूपी से 70-75 सीटें मिलेगी। यदि यूपी से 70-75 सीटें मिलती है, तो फिर योगी पे उंगली उठाने का चांस नहीं होगा। और यदि 230 पे अटक जाता है मामला और उत्तर प्रदेश मात्र 40 ही सीट दे पाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी को बदलेगा कौन? क्योंकि 235 पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बनेंगे। कई नाम आएंगे सामने, पार्टी के अंदर विद्रोह हो सकता है, संघ स्टेप इन करेगा, बोलेगा रथ का घोड़ा थक गया है, अभी बदल दो इसको, नहीं खींच पा रहा है। ऐसे में फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो योगी का साथ देगा, फिर योगी को एक्शन नहीं होगा। और अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 4 जून को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनौती है कि आगे चल के वो रहेंगे या नहीं नहीं होगी रहेंगे। चुनौती इसलिए नहीं होगी, योगी जी कहेंगे कि इतना सारा एंटी इनकम्बेंसी और इतने सारे इश्यूज होने के बाद मैंने आपको 70 सीटें दी, मेरा दोष क्या है? भाई क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को थोड़ा बहुत जाएगा ही, तो आप वो क्यों हाल तो निकालोगे? शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का भी है। शिवराज सिंह ने ही जिताया मध्य प्रदेश। मैंने वही कहा ना, शिवराज सिंह ने बताया, लेकिन तब आप ताकतवर थे। अभी तो यहाँ पे मोदी और अमित शाह, मोदी जी अभी अमित शाह के प्रेशर में है। यदि तीसरी बार मोदी जी पूरे 272 लेके आते तो वो हो सकता है कि वो एक कोई अपनी नई लॉबी तैयार करे, क्योंकि मोदी जी प्रेशर में जीना कभी पसंद नहीं करेंगे। और वर्तमान में वो अमित शाह के प्रेशर में है, किस कारण है पता नहीं। क्या अमित शाह और मोदी में भी नहीं बन रही है? दोनों में यकीनन, दरार है। बिल्कुल। जो शायद पिक्चर पर दिखाया जाता है वो वास्तव में है नहीं, शायद पर्दे के पीछे कुछ और है। बिल्कुल नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कि पूनम महाजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टिकट देना चाहते थे, अमित शाह ने कहा नहीं देंगे। तीनों मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट जो हुई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों अमित शाह के आदमी। प्रधानमंत्री जी दिया कुमारी जी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे राजस्थान, लेकिन अमित शाह जी ने शर्मा जी को बनाया। देखिए अदिति, ये नई बात नहीं, सत्ता का एक पिरामिड होता है, शीर्ष स्थान पे एक ही चेयर है, और जो सबसे ज्यादा नजदीक चेयर का होता है उसको उसी चेयर पे बैठना होता है। इसलिए सत्ता संघर्ष, और दिल्ली की तो सत्ता संघर्ष की बात तो इतिहास मुगलों के समय से चलता आ रहा है। सत्ता संघर्ष, क्या इंदिरा गांधी को कांग्रेस में से चैलेंज नहीं मिला था? लगातार इंदिरा गांधी ने पूरे समय कांग्रेस के भीतर ही उनको लगातार ललकारते रहे लोग। शायद फर्क यह है कि उस समय खुलकर बातें सामने आती थी, अब उसको दबा दिया जाता है, उस पर कोई ना रिपोर्ट होती है ना वो चीजें बाहर आती है बीजेपी की। उस समय मीडिया पे नियंत्रण नहीं था। उस समय पत्रकारिता में आत्मा जिंदा थी, इसलिए बात होती थी। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हम बात कर रहे थे, इसलिए मैं एक छोटा सा बयान आपको याद दिलाऊंगी। जब सत्यपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया था, तब उन्होंने ये भी एक बात सामने रखी थी, जब किसान आंदोलित थे, कि खुद अमित शाह मुझे कहते हैं कि ये तो बूढ़ा हो गया है, इनका उम्र हो गया है, इनके बातों पर भरोसा मत करो या इनके बातों को कान में मत लगाओ, ध्यान मत दो। क्या वाकई अमित शाह वो दिखा रहे थे या उनकी दोनों के रिश्ते में वाकई कड़वाहट आ गई है? कड़वाहट तो तब भी थी। आपने
उस इंटरव्यू का जिक्र करके तो ये बात को और रेखांकित कर दिया। मेरी बातों पे ध्यान दे, उनकी बातों पे ध्यान न दो, ये कहने का मतलब होगा। अब वो कुछ नहीं है, बुढ़ा हुआ है, घर पे बैठे हैं। ये जैसे हम कहते कोई बुजुर्ग है, अरे बोले वो डांटते रहते हैं, भाई चलो ठीक है, बुजुर्ग है, चलो क्या उनके डांट से क्या फर्क पड़ता है, हम आपको कह रहे हैं ना ऐसा कर लीजिए। एक परिवार में भी होता है, तो जो ये कहता है कि वो डांटते हैं, चलो ठीक है, बुजुर्ग है, हम भी सुनते हैं यार, क्या बात है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ वो करो, कुछ नहीं होगा, इसका मतलब मैं कंट्रोल में। और यही इस बार बातें हो रही है लगातार। मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो अब अमित शाह वर्सेस मोदी हो चला है। अब अमित शाह वर्सेस मोदी कहने के बजाय, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि उनके पास, उनके तरकश में एक ही तीर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो मोदी जी का चेहरा सामने रख के ही सत्ता और संगठन पे कब्जा कर सकते हैं, जब तक स्वयं उस चेयर पे नहीं बैठते। इसलिए संघर्ष मोदी का नहीं है, ये संघर्ष मोदी के बाद कौन बनेगा इसका है। जैसे मुगल लोग के समय हमने देखा था कि सम्राट मरने के पहले उनके बच्चे आपस में तलवारें खींच के एक दूसरे की हत्याएं करते थे। कि इसके बाद बादशाह कौन बनेगा, वही हाल आज बीजेपी के लिए है या बीजेपी के भीतर है? वहीं पे बीजेपी के भीतर है। बीजेपी देखिए, हर संगठन में ऐसा होता है, कांग्रेस में भी ऐसा होता था, हर जगह। क्या नरसिंह राव सत्ता में आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने गांधी परिवार को हिस्से पे नहीं किया था? खूब प्रयास किया कि गांधी परिवार वापस लौट जाए, राजनीति से मुक्त हो जाए। लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि बाबा राव साहब के बाद हमारा नंबर नहीं लगेगा, तो वो होता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ढोल दूंगा। तो कईयों ने वो ढोलने की प्रक्रिया में सोनिया गांधी जी को लेके आए सामने, और फिर बाकी इतिहास आपके सामने। मतलब एक तरह से इस कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है कि भाजपा को निपटाने के लिए किसी और विपक्ष की इस समय जरूरत नहीं है, भाजपा खुद को ही खुद निपटा देगी। ये ऐसा ही होता है जब राजनीतिक दल बहुत बड़ा हो जाता है और लगातार सत्ता का सुख भोगता है, तो फिर सत्ता का वो मीठा फल चखने के लिए सभी लालयित होते हैं। लेकिन लगातार आप यदि विपक्ष में बने रहे, तो हमेशा उस संघर्ष की बात होती कि सत्ता पाने का संघर्ष, उसमें सब साथ में काम करते हैं। और एक बार सत्ता पा ली कि फिर सत्ता का मक्खन खाने के लिए हर एक की जीभ लपलपाती है, और फिर उसमें सत्ता का मक्खन खाने का संघर्ष शुरू होता है, जिस सिंड्रोम से अभी भाजपा चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद देश नीति के साथ जुड़ने के धन्यवाद। लिए। थैंक यू सर।